नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया है, जहां वो कह रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना जमीर गिरवी रखने में और आंख की शर्म बेचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। वे खुद भाजपा के अंदर अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और तभी ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं और ट्रोल के जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्रोलों की सूची में शामिल हो गए हैं। आइए सुनाते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का वक्तव्य सुन के मुझे एक बात याद आई कि इस व्यक्ति को अपना जमीर गिरवी रखने में और आंख की शर्म बेचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। जिस पॉलिटिकल रेलेवेंस की वो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं और जिन्होंने राहुल गांधी को स्वार्थी कहा है, ये खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। अगर वजूद की लड़ाई नहीं होती तो इस तरह के अनर्गल बयान नहीं देते। मुझे तरस आता है इनकी सोच पर और तरस आता है कि राजनीतिक लालच के चलते ये भी ट्रोलों की एक सूची में शामिल हो गए। असलियत यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इनको बढ़ाया नहीं होता और ये यंग टर्क्स में से सबसे आगे रहते थे, अगर नहीं होते तो आज इनकी कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि चलिए हम तो काले कपड़े पहनकर अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, आपकी उन काली करतूतों का क्या जब आप अडानी जैसे भ्रष्ट आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार जुट जाती है? आपकी काली करतूतों का क्या कि आप महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं? आप नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल भाई जैसे चोरों को बचाने के लिए उतर जाते हैं मैदान में? आपकी काली करतूतों पर आपका ये जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा है, ये पर्दा नहीं डाल सकेगा। ट्रोल बेचारे विफल हो गए, जो मंत्री ट्रोल बने थे, तो आज नए लोग मैदान में उतारने पड़े और उसमें से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं 24 घंटे मोदी और बीजेपी को गालियां नहीं दे सकता। पीएम मोदी मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या कहा आपको सुनाते हैं। जहां तारीफ करने की जरूरत होती है वहां तारीफ करते हैं, जहां निंदा करने की जरूरत है वहां निंदा। प्राइम मिनिस्टर हार्ड वर्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस पार्टी को भी लीव एंड लेट लिव, जीने दो और जियो और जीने दो। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपना पॉलिटिक्स करने का अवसर देना चाहिए। और जब भी इलेक्शन जीत जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को, उसको तोड़ फोड़ करना लोकतंत्र के हक में नहीं है। तो ये चीजें जो बीजेपी की कमजोरियां हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे नींद से उठकर बीजेपी और मोदी की गालियां नहीं देंगे। कुछ चीजें जो ठीक है उनको तो ठीक करना। अभी फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना। 10 फॉरेन पॉलिसीज होकर दुनिया के सब कंट्रीज लड़ रहे हैं और हम अकेले बच गए। दुनिया में जो हालत हो रही है तो कहा हिंदुस्तान तो बच ही गया उन तमाम चीजों से। तो कुछ चीजें जो अच्छी हैं, कुछ चीजें बीजेपी है, वहां भी बीजेपी को सुधारना पड़ेगा, वरना उनका भी कांग्रेस का जैसा हाल हो सकता है बीजेपी का, अगर वो अपने आप को नहीं संभालें। सब पॉलिटिकल पार्टीज को अवसर नहीं देंगे बढ़ने का, विधानसभाओं को तोड़ फोड़ करने का सिलसिला बंद करना चाहे। अपनी मर्जी से लोग जाते हैं, लेकिन सरकार के प्रेशर से तोड़ फोड़ करना बंद कर देना चाहिए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दो लोग हैं, एक राज कर रहा है, दूसरा उनका एजेंट है। उन्होंने यह सब किया। बिहार में हुई हिंसा पर बोले सीएम नीतीश कुमार ने तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कुल मिलाकर बिहार में हिंसा को लेकर अब जो घमासान मचा था उसे विराम देने के लिए नीतीश कुमार आगे चल पड़े हैं। सीएम नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है और उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज राजधानी पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार पूरी तरीके से संभला हुआ है, बिहार में कानून का राज है, बिहार में कुछ ऐसे लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, जो बिहार में कुल मिलाकर ये आगजनी कर रहे हैं, अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, अपना काम कर रही है। पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके से लोगों को छोड़ेगी नहीं, हिंसा करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सीएम नीतीश कुमार ने कहा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने दो लोग हैं, उन्होंने कहा कि दो एजेंट हैं।
और उसके आगे भी सीएम नीतीश कुमार ने कई पलटवार किए हैं। आपको सुनाते हैं आखिर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। काम किया, बहुत अच्छे ढंग से सब चीज कंट्रोल हुआ और एक एक आदमी से पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा, ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। और कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया। तो उस सब पर भी जांच हो रही है और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहां काहे के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है। हम तो आप लोगों को क्या बोले, अरे आप लोग भी क्या बोलिएगा, आप लोग सब पटना में है, लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और दो लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। वहीं बिहार विधानसभा में आज नालंदा और सासाराम हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। इसको लेकर बीजेपी के सदस्य वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। पूर्व मंत्री और विधायक जीवेश मिश्रा के हंगामा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने उन्हें सदन में बाहर निकालने का आदेश दे दिया। वहीं उन्हें आदेश दिया कि इन्हें मार्शल कर दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि इस पर जीवेश मिश्रा ने कहा कि विपक्ष के साथ सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है। बिहार हिंसा को लेकर सीएम ने जवाब मांगा तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। इससे लोकतंत्र शर्मसार हो गया है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि हम लोग विपक्ष में हैं, बिहार की जनता की आवाज हम लोग वेल में आकर उठाएंगे। आज नालंदा और सासाराम की घटना पर वेल में आकर सरकार से जवाब मांगा तो इस पर मार्शल आउट कर दिया गया। इस दौरान कोई असंसदीय अचानक नहीं हुआ। आपको बता दें कि आचरण नहीं हुआ। हमने किसी भी तरीके से कोई भी बयान नहीं दिया। इस तरह की घटना पहली बार संसदीय लोकतंत्र में हुई है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष और सरकार को जवाब देना चाहिए। बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष का हंगामा सासाराम हिंसा को लेकर जबरदस्त देखा गया। वहीं जीवेश मिश्रा को मार्शल ने सदन से निकाला बाहर। आपको बता दें कि जब उन्हें बाहर निकाल गया तो उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर सदन में आवाज उठाई जाए तो जुबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में पूरी तरीके से लोकतंत्र को बदला जा रहा है, लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र खत्म करने की ओर नीतीश सरकार अग्रसर है। नीतीश सरकार की बस चले तो सदन में कोई भी विपक्ष का नेता बात ना कर पाए, कुछ बोल ना पाए। वहीं बिहार हिंसा को लेकर उन्होंने तमाम प्रतिक्रियाएं भी दी हैं और तमाम नीतीश सरकार और आरजेडी को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा चोर चोर मौसेरे भाई, दो के दोनों उसी संगठन से जुड़ गए हैं जहां पर अपराध और चोरी जैसे घटनाओं को अंजाम देने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो कुल मिलाकर जीवेश मिश्रा ने तमाम मुद्दों को लेकर सदन में बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। ये व्यवहार विपक्ष के साथ क्या हुआ है? बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर
पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। क्या हुआ? मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने हालिया हावड़ा और हुगली हिंसा को लेकर अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने पेश कर दी है, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की भी नियुक्ति की जाए। अदालत ने ये भी कहा है कि जिन इलाकों में धारा 144 लागू है वहां हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा न निकाली जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट के ये निर्देश के बाद हावड़ा और हुगली में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद ये मामला आया है। वहीं एसएससी पेपर लीक मामले में तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बुधवार को गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले बंदी संजय को उनकी करीमनगर स्थित आवास से तेलंगाना पुलिस ने हिरासत में लिया था। उधर बंदी संजय की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक बंदी संजय की गिरफ्तारी से पहले पुलिस की टीम उन्हें मेडिकल जांच के लिए पलकुर्थी के एक स्थानीय अस्पताल में ले गई, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंदी संजय की गिरफ्तारी का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी चलाई। वहीं कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर बीच में ही उन्हें धमकी भरा पत्र मिल गया। किच्चा सुदीप के मैनेजर ने बताया कि बुधवार को उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिनकी शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार किच्चा सुदीप के मैनेजर जैक मंजू को एक अज्ञात व्यक्ति का पत्र मिला, जिसमें एक्टर के निजी वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी करने की धमकी दी गई। वहीं पुत्तनहल्ली पुलिस ने किच्चा सुदीप के मैनेजर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 और 120 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि कुछ सीनियर अधिकारी इस मामले को केंद्रीय अपराध शाखा को सौंपने पर भी विचार कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की जांच की जा रही है। इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि वे 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कन्नड़ा सुपरस्टार और बुधवार को ही भाजपा में शामिल होंगे। कर्नाटक विधानसभा के लिए वोटों की गिनती 13 मई को होनी है। वहीं केरल में मेट्रो में आग लगाकर 3 लोगों को जिंदा जलाने के आरोपी शाहरुख सैफी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़ा गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र एटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसी ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने बताया कि ट्रेन में आग लगने के दौरान आरोपी को भी चोटें आई थी। इसी के इलाज के लिए वह रत्नागिरी सिविल अस्पताल पहुंचा था। पुलिस ने उसे मंगलवार बुधवार की रात पकड़ लिया। बताते चले कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोपी को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार, रेलवे पुलिस फोर्स और एनआईए को धन्यवाद दिया है। आज अश्विनी वैष्णव ने जिस आरोपी को पकड़ने के बाद महाराष्ट्र पुलिस और एनआईए को धन्यवाद दिया है, उन्होंने कहा है कि केरल में ट्रेन में आग लगाकर 3 लोगों को जिंदा जलाने के आरोपी जो थे शाहरुख सैफी को गिरफ्तार करने में जो सफलता महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पकड़ा गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र एटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसी ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने बताया कि ट्रेन में आग लगाने के दौरान आरोपी को भी चोटें आई थी। इसी के इलाज के लिए वह रत्नागिरी सिविल अस्पताल पहुंचा था। पुलिस ने उसे मंगलवार बुधवार की रात पकड़ लिया। बताते चले कि केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोपी को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार, रेलवे पुलिस फोर्स और एनआईए को धन्यवाद दिया है। वहीं इस आरोपी ने
ट्रेन में आग लगा दी थी। आपको बता दें कि जिसमें कई लोग झुलस गए थे और कई लोगों की मौत हो गई थी। वहीं केरल में ट्रेन में आग लगाकर 3 लोगों को जिंदा जलाने का आरोपी है ये। आपको बता दें शाहरुख सैफी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़ लिया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र एटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसी ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने बताया कि ट्रेन में आग लगने के दौरान आरोपी को भी चोटें आई थी। इसी इलाज के लिए वह रत्नागिरी सिविल अस्पताल पहुंचा था। यानी कि जब वो ट्रेन में आग लगाया जिसमें 3 लोगों की बेदर्दी से मौत हो गई, उसके बाद उसमें वो भी झुलस गया। वहीं इसी इलाज के लिए वो रत्नागिरी सिविल अस्पताल पहुंचा था, जहां पुलिस ने उसे मंगलवार यानी कल और बुधवार यानी आज रात को पकड़ लिया था। यानी बीती रात को ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बताते चले कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोपी को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार, रेलवे पुलिस फोर्स और एनआईए को धन्यवाद दिया है। यह एक बहुत बड़ा आरोपी है। शाहरुख सैफी इसका नाम है, जिसने ट्रेन में आग लगा दी थी जिसमें 3 लोगों की बेदर्दी से मौत हो गई थी। वहीं इसको लेकर पुलिस कई दिनों से लगातार छापेमारी कर रही थी, इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये भाग निकलता था। लेकिन इस बार केरल में जब इसने ट्रेन में आग लगाकर 3 लोगों को जिंदा जलाया तो उसके बाद पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस एनआईए की टीम ने इसे पकड़ने के लिए तमाम जाल बिछाई। वहीं ये रत्नागिरी सिविल अस्पताल पहुंचा था अपना इलाज कराने के लिए, जहां पुलिस ने इसे धर दबोचा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसी ने मिलकर ऑपरेशन चलाया था इसके लिए। यानी एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। उसके बाद ये पकड़ में आया। पुलिस ने बताया कि ट्रेन में आग लगने के दौरान आरोपी को भी चोटें आई थी। इसी के इलाज के लिए वह रत्नागिरी सिविल अस्पताल पहुंचा था। पुलिस ने उसे मंगलवार बुधवार की रात पकड़ लिया। बताते चले कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोपी को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार और रेलवे पुलिस फोर्स और एनआईए को धन्यवाद दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़। नमस्कार।